सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनके खिलाफ जो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, उस विषय पर बात करने जा रहा हूँ। महाभियोग की प्रक्रिया अगेंस्ट जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सामान्य तौर पर यह एक घटना है। मैं परीक्षा की दृष्टि से आपसे बात कर रहा हूँ। किसी एक न्यायमूर्ति के विरुद्ध शुरू की गई महाभियोग की यह प्रक्रिया है, लेकिन आपको इसे इस तक सीमित नहीं रखना है। यानी कि मैं बीच बीच में जिन घटनाओं की बात करूँगा जो इसी से जुड़ी हुई होंगी, आपको उस पर ध्यान न देकर जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उस पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों, यह टॉपिक कि किसी भी न्यायमूर्ति को, जब मैं न्यायमूर्ति कह रहा हूं तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के जस्टिस दोनों ही इसमें शामिल हैं, किस तरीके से उन पर महाभियोग लगाकर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। तो मैं इनफैक्ट इस तैयारी पर तो कंप्लीट लेक्चर नहीं दे रहा हूं, लेकिन जिस तरह से घटनाएं घटित होती गई हैं उनको आधार बनाकर मेरी कोशिश होगी कि मैं वो सारी बातें आपके सामने रख सकूं जो महाभियोग की प्रक्रिया को समझने में बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर आपकी मदद कर सके। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं घटना की शुरुआत से। आपको ध्यान होगा कि बहुत पहले लगभग मार्च में जो हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा जी, उनके घर में आग लगी थी, और बाद में जब आग वगैरह बुझाई गई तो बोरियों में जले हुए करेंसी मिले, यानी कि बोरियों में नोट भरे हुए थे। सच पूछे तो वहाँ से यह घटना शुरू हुई। तो एक जस्टिस के घर पर बोरियों में नोट कैसे भरे हुए मिले, इसको लेकर के बहस पूरे के पूरे देश में छिड़ गई। हालांकि जस्टिस साहब ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस बात पर यकीन करना भी उतना आसान नहीं था। तो ठीक है, अलग अलग एजेंसीज अपना काम करती रही, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। और पूरे देश में ये बहुत ही ज़बरदस्त रूप से मांग की जाने लगी, जिसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां भी थी कि जस्टिस वर्मा पर महाभियोग लगाया जाना चाहिए और उन्हें उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि जस्टिस को, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, बिना महाभियोग की प्रक्रिया के, जिसे हम अंग्रेजी में इम्पीचमेंट कहते हैं, आप हटा नहीं सकते। ये संवैधानिक संरक्षण उन्हें प्राप्त है। तो दोस्तों, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक काम किया जो अपने उनके अधिनियम के अंतर्गत ही आता है। उन्होंने एक इन हाउस कमेटी बनाई। इन हाउस कमेटी का मतलब है कि हमारे अपने ही न्यायाधीश होंगे, हमारे अपनी ही बिरादरी के लोग होंगे। पहले ये देखें कि यह मामला है किस तरीके का, कुछ बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। तो इन हाउस कमेटी ने जांच की, और इन हाउस कमेटी को ये लगा कि नहीं, ये मामला महाभियोग का तो बनता है। उसने अपनी रिपोर्ट दे दी सुप्रीम कोर्ट को। जब सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट मिल गई तो यहाँ एक फिर घटना घटित होती है, और वो ये है कि जो जस्टिस वर्मा हैं वे सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने एक याचिका दायर की, और इस याचिका में उन्होंने अपने विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच समिति ने जो रिपोर्ट दी थी उसे चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि जो हायर कोर्ट यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है, वो केवल डाकघर नहीं है कि इन हाउस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी और हम अब इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति के पास भेज दें। उनकी याचिका खारिज कर दी गई। अब सीधी सी बात है कि महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ से इनफैक्ट शुरू होती है संवैधानिक दृष्टि से। फिर जो हमारे सांसद है, याद रखिए इसमें पॉलिटिकल पार्टी किनारे हो जाते हैं, सांसद,
उन सांसदों ने बाकायदे हस्ताक्षर करके लोकसभा के अध्यक्ष के सामने ये पेश किया, अनुरोध किया कि जस्टिस पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। हमारे स्पीकर साहब हैं ओम प्रकाश बिरला जी, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद जैसे कि अब प्रक्रिया होती है, उन्होंने 3 सदस्यों की एक समिति बनाई। 3 सदस्यों की एक समिति बनाई। यहां से सच पूछे तो संविधान के अनुच्छेद की शुरुआत हो जाती है। यहां मैं आपको अनुच्छेदों के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में अब इस तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं और मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूँगा कि अब आपको अपनी तैयारी को कुछ इस तरह का रूप भी देना चाहिए। आपको सारे अनुच्छेद याद नहीं करने हैं, इसका अर्थ ये मत लगा लीजिएगा कि आपको सारे अनुच्छेद याद करने हैं। करेंट अफेयर्स में जब इतनी कोई बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही हो तो उनके अनुच्छेदों पर भी आपको ध्यान देना होगा और इसकी चर्चा बाकायदे अखबारों में की भी गई है। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 124 है। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। याद रखिए, ये उच्चतम न्यायालय के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, लेकिन आगे चल करके हम देखेंगे क्योंकि जस्टिस वर्मा तो हाई कोर्ट के हैं। उसके चौथे खंड में यानी कि 124(4) उसमें महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। उसमें कहा गया है, मैं संविधान के शब्द आपको पढ़कर सुना रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्टता बनी रहे। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, प्रत्येक सदन, 2 सदन है लोकसभा और राज्यसभा, प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। यह महाभियोग की प्रक्रिया है, बस इतना उल्लेख उसमें किया गया है। अब आप देखिए कि इसमें हो क्या रहा है। हुआ ये कि बाकायदे हमारे स्पीकर साहब ने एक कमेटी बनाई। इसे भी आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो कमेटी बनाई है, ये आप यूं कह लीजिए कि प्रारंभिक एक तरीके से जांच करेगी। ये कमेटी 3 सदस्यों की यह एक कमेटी है। इस कमेटी में कौन कौन है ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कमेटी के 3 सदस्य हैं। उसके एक सदस्य हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद कुमार। नाम आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ करके बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो बातें चस्पा हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश हुए, नाम कोई भी हो सकता है। इसके बाद जो दूसरे हैं वो है चेन्नई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो गए और दूसरे होंगे किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, नॉट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के तो जस्टिस हैं, वो चीफ जस्टिस नहीं है, लेकिन जो हाई कोर्ट के होंगे वे चीफ जस्टिस होंगे। और जो तीसरे होंगे, ध्यान से सुनिएगा, अभी जो रखे गए हैं समिति में, कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बी आचार्य। इन्हें आप न्यायविद कह सकते हैं। ये न्यायाधीश नहीं है, ये एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं। तो अब ये 3 सदस्यों की समिति बना दी गई है। सामान्यतया ये अपेक्षा की जाती है कि समिति अपनी रिपोर्ट 3 महीने में दे देगी, लेकिन स्पीकर ने ऐसा अभी कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट दे दें। अब देखते हैं कि वो अपनी रिपोर्ट कब संसद को सौंपती है। रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। अब देखिए क्या होगा। यदि इस रिपोर्ट में ये पाया गया कि नहीं, मामला तो बन रहा है, तो फिर महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। राइट, इस पर बाकायदे सदन में बहस होगी। जिस सदन में, यानी कि लोकसभा में पहले बहस होगी, और जब बहस होगी तो सीधी सी बात है कि यह न्याय का सिद्धांत है कि जस्टिस वर्मा को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा, चाहे वो स्वयं रखें या अपने किसी व्यक्ति को वहां भेजें। उनकी बात सुनी जाएगी और सब कुछ बहस वगैरह कंप्लीट हो जाने के बाद फिर उस पर मतदान होगा। ये जो मतदान होता है ये कोई सामान्य बहुमत से नहीं होता है। आपको यहाँ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा कि जैसे मान लीजिए, एक गणित के फार्मूले के अंतर्गत बता रहा हूं कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या मान लीजिए 500 है,
तो जो मतदान होगा वो 251 होना ही चाहिए, यानी कि जो मतदान होगा उस मतदान में 251 कम से कम लोगों के द्वारा ये समर्थन होना ही चाहिए कि नहीं, इन पर महाभियोग लगाया जाए। सही है ये, उस महाभियोग का जो प्रस्ताव आया है उसके पक्ष में मत पड़े 251। ये तो एक आंकड़ा हो गया। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि 500 के 500 उसमें भाग लें, क्योंकि बहुत सी पार्टियां एब्सेंट भी कर जाती हैं, है ना, उनकी अब अपनी अपनी पॉलिसी है। लेकिन जितने भी मतदाता होंगे उनका 66% यानी कि 2/3, जैसे मान लीजिए कि 100 लोगों ने मतदान किया तो उसका भी 66 तो होना ही चाहिए। लेकिन ये जो 66 है वो 251 से कम हो गए तो मामला खत्म हो जाएगा। मतलब कि मतदान करने वालों का 2/3 और सदस्य की जो कुल सदस्य संख्या है उसके आधे से अधिक ये मत होने चाहिए, दोनों मैच करने चाहिए, तब जाकर के वह पारित हो जाएगा। पारित होने के बाद फिर वो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में भी बिल्कुल यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी और वहाँ भी अगर ये पारित हो जाता है तो सीधी सी बात है कि उसे राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया जाएगा और उन न्यायाधीश को फिर उनके पद से हटा दिया जाएगा। दोस्तों, ये 124 में कहा गया है और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। लेकिन जब आप अखबारों में पढ़ेंगे तो आपको 2 और अनुच्छेद पढ़ने को मिलेंगे, 217 और 218। 217 का संबंध उच्च न्यायालय से है और 218 का भी संबंध उच्च न्यायालय से है। मैंने आपको इससे पहले बताया ना कि जो 124 है उसका संबंध उच्चतम न्यायालय से है, लेकिन 217 और 218 का संबंध उच्च न्यायालय से यानी कि हाई कोर्ट से है। और आप जानते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा जी हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। और 218 में तो सीधे सीधे ये बात कही गई है कि 124 में जो व्यवस्था उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत की गई है वही व्यवस्था उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी लागू होगी। बस बात खत्म हो गई। तो दोस्तों, ये थी इस विषय पर मेरी कुछ जानकारियाँ। मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस टॉपिक को आप किताब से भी अच्छे तरीके से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि मेरा ये जो लेक्चर है, जिस तरीके से मैंने आपके सामने रखा है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझने में आपकी मदद कर सके। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।